ओके, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मेरा नाम ऋषिकेश है और हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स, एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर। ओके, तो सबसे पहले अगर हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। सो वी ऑल नो व्हाट इज़ केमिकल। ओके, द मेन टर्म इज़ काइनेटिक्स। सो काइनेटिक्स इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड काइनेसिस, एंड काइनेसिस मीन्स मूवमेंट। सो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ द केमिकल। हम यहाँ पर जो बात करेंगे, कुछ टर्म्स होती है फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होती है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, रिएक्शन फिजिबल होगा, इसका मतलब ये है कि वेदर रिएक्शन विल बी अकर और नॉट। ओके, सो रिएक्शन का होने के लिए थर्मोडायनेमिक क्राइटेरिया होता है, वो क्या होता है कि जो हमारा डेल्टा जी होता है, गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है उसका नेगेटिव होना चाहिए। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है इट मीन्स रिएक्शन फिजिबल। ओके, बाकी टर्म्स आपको पता होगी। अगर डेल्टा जी ज़ीरो होता है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, देन द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। रिएक्शन रुका रहेगा। जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में रहेंगे अगर डेल्टा जी इक्वल टू ज़ीरो है तो। हाँ, इफ़ डेल्टा जी इक्वल टू पॉजिटिव देन क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा। आप कुछ भी प्रेशर कंडीशन, टेम्परेचर कंडीशन कर लीजिए, मतलब एट दैट टाइम डेल्टा जी इक्वल अगर पॉजिटिव है मतलब रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई थर्मोडायनेमिक्स की थोड़ी सी। अब हम अंदर चलते हैं हमारे चैप्टर में, केमिकल काइनेटिक्स में। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस स्पीड से हो रही है, वेदर इट इज़ टू मच फास्टर या बहुत कुछ इक्वेशन रिएक्शन को होने में 2 दिन लग जाता है, कुछ रिएक्शन तुरंत रिएक्ट कर जाती है। तो हम पहले बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम एक जनरल इक्वेशन की बात करते हैं कि अगर कोई ए है, बी टाइम्स ऑफ बी, जो कि क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है सी प्लस डी। एक बात ध्यान रखिएगा, जो स्मॉल लेटर्स मैंने लिखे हैं ए बी सी डी, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं। आई होप कि आपको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के बारे में पता होगा। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स अगर नहीं पता है तो जब हम मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे तो इसके बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ, ए कोई रिएजेंट है, बी भी कोई रिएजेंट है, सी बी और डी बी। हाँ, अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ रिएक्टेंट एंड व्हाट इज़ प्रोडक्ट। तो जब हम बात करें तो रिएक्टेंट क्या है, जो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है वो क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। जो इस एरो के राइट हैंड साइड में लिखा है दैट इज़ प्रोडक्ट। सो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, सी एंड डी। ओके, सो अब ध्यान रखिए, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विथ टाइम। इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। सो हम रेट क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, रेट इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन किसका, कंसंट्रेशन चेंज, रिएक्टेंट के टर्म्स में भी हम लिख सकते हैं इस रेट ऑफ रिएक्शन को, और प्रोडक्ट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अब हम अगर रिएक्टेंट्स के टर्म्स में अगर लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल्स टू, रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब कोई चीज़ डिक्रीज़ होती है तो हम क्या लेते हैं, उसको नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि जो चेंज होगा वो नेगेटिव में हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, नेगेटिव लेंगे। अगर हम किसके टर्म में बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स के टर्म में बात कर रहे हैं, तो रेट इज इक्वल्स टू हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 1/a dA/dt। आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो यहाँ पर आएगा। इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, -1/b dB/dt, और वी कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली 1/c dC/dt और
1/d कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन 1/d/dt। हाँ, इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, ये 2d में, ये डिफरेंशिएशन वाला d है और ये d आपका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। आपको रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम इसके ग्राफ्स की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें एक्स और वाई एक्सिस में, ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे हम दोनों डिनोट करेंगे, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट भी। तो क्या है, इनिशियली रिएक्टेंट सबसे ज़्यादा होता है और जब रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो कम होते जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्टेंट कम हुआ। इनिशियली प्रोडक्ट हमारे पास लेट सपोज कुछ होगा और नहीं भी तो 0 से स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट हुआ प्रोडक्ट इस तरह से बढ़ेगा, आगे हो जाएगा। ठीक है, ये जो कंडीशन आ गई, ये क्या आ गई, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आ गया। ध्यान दीजिएगा, रिएक्टेंट R और ये प्रोडक्ट P कम होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, जब हम इसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप क्या होगा, विथ टाइम आई विल डू वन मिस्टेक कि यहाँ पर आपको लेना है टाइम। ठीक है, हाँ, तो जब आप इन दोनों का स्लोप लेंगे, स्लोप क्या होगा, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम का, जो डेल्टा टी अपॉन ये स्लोप हो जाएगा, और ये स्लोप क्या होगा, आपका रेट हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट होगा तो पॉजिटिव साइन लेना है, रिएक्टेंट होगा तो नेगेटिव साइन लेना है। अब हम बात करते हैं रेट लॉ की। ठीक है, सो रेट लॉ क्या होता है, कोई भी रिएक्शन, सेम रिएक्शन, हम इसी की बात करते हैं जनरल रिएक्शन की, कि ए बी बी से सी सी और डी डी बन रहा है। ठीक है, तो रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ एक एक्सप्रेशन होता है जो कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिखा जाता है, और वो हर कंसंट्रेशन कुछ पावर होता है, वो पावर जो होती है वो ए और बी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, मैं इसको लिख के बताता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा है कि रेट लॉ इज द रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, जिसको हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टर्म्स में लिखते हैं, ए कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, प्रपोर्शनल ये कांस्टेंट, इसकी पावर x, इसकी पावर y। अब मैंने क्या बताया कि जो पावर होती है वो x इक्वल टू a और नॉट b इक्वल टू। ठीक है, x जरूरी नहीं है कि a के बराबर ही हो। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू a भी हो सकता है। y की बात करें, सेम, y b के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये हो गया हमारा रेट लॉ। आई होप आपको रेट लॉ क्लियर होगा। ठीक है, जैसे ही हम रेट लॉ पढ़ते हैं तो अब यहाँ से बात आती है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की। ठीक है, हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से हम ये पता कर सकते हैं कि जो रिएक्टेंट हम यूज़ कर रहे हैं तो वो किस स्पीड से, मतलब वो किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, हाँ, मतलब हो सकता है कि कोई रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम हो रहा हो, ये कम हो रहा हो। ठीक है, तो वो हम ऑर्डर से डिसाइड करते हैं। सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, हाँ, पहले एक और चीज़, ये रेट एक्सप्रेशन हो गया हमारा, और इसी को हम जो डिफाइन करते हैं वो रेट लॉ कहलाता है। अब रेट कांस्टेंट क्या हुआ, तो ये जो k मैंने यहाँ पर लिया है, दिस k इज़ ए रेट कांस्टेंट। ये जो k है यही रेट कांस्टेंट है। ठीक है, जब मैं आपको अभी ऑर्डर पढ़ा दूंगा तो डिफरेंट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए k जो है, k की जो यूनिट होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, सो हम अब पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होगा कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जो ये पावर्स होती है रेट लॉ में, इनका जो सम होता है x प्लस वाई, वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। दिस इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इसको हम n से डिनोट कर सकते हैं। अब हमारे जो सिलेबस में 12th लेवल तक वो कितना है, 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर, फिर भी हम बस SI यूनिट की बात करते हैं, इससे अलावा कुछ नहीं, सिर्फ SI यूनिट और कुछ नहीं। ठीक है, एक और चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे साथ में, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
दैट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो अब हम स्टार्ट कर, आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्लियर हो गया। अब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो जीरो ऑर्डर मैंने क्या बताया, रेट इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। बट ऑर्डर बताया गया है ज़ीरो, इट मीन्स पावर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो जैसे ही पावर ज़ीरो हुआ, रेट इक्वल टू के। अब ये रेट क्या लिखते हैं, इस रेट को क्या लिखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द एनी ऑफ द रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट बन रहा है प्रोडक्ट, इस इक्वेशन के लिए बात करते हैं, ठीक है। सो डी आर बाई डी टी इक्वल टू के, क्लियर। इस डी टी को उधर शिफ्ट कर दें, सो और माइनस टर्म को भी। सो डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ डी टी, वो भी नेगेटिव में। जैसे ही इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, इसको भी, तो ये क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसमें लिमिट पुट कर देते हैं 0 टू T1 टू टी टी, T1 टू T2, सो ये एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा, ये कहाँ से कहाँ तक, R0 से R तक। इनिशियल कंसंट्रेशन इज R0, फाइनल कंसंट्रेशन इज R एट T। सो आर टी माइनस आर नॉट, जब ये इंटीग्रेट होगा तो आर टी माइनस आर नॉट हो जाएगा। जब के टी में मैं लिमिट्स पुट करता हूँ T1 से T2 के लिए, तो क्या हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ T2 माइनस T1। नेगेटिव्स क्लियर, हाँ। नेगेटिव साइन को मैं क्या करता हूँ, इसको आर नॉट माइनस आर टी करता हूँ, इक्वल टू के टाइम्स ऑफ, अब मैं इस T2 माइनस T1 को लिख लेता हूँ, ये कितने टाइम, T लिख लेता हूँ, ठीक है, हाँ। सो वेरी क्लियर नाउ, आर नॉट माइनस आर टी अपॉन टी इक्वल टू के। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन किसके लिए, जीरो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वो आपको क्लियर किया जाएगा, हाँ। सो जीरो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज क्लियर। अब हमने जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था अभी, ठीक है, उसका हमारा एक्सप्रेशन क्या आया था, के इक्वल टू आर नॉट माइनस आर टी डिवाइडेड बाय टी, ये हमारा आया था। अब यदि हम कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर नॉट माइनस आर टी इक्वल टू के टी। सो जब मैं कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ बनाऊंगा, सो दिस इज टाइम एंड कंसंट्रेशन। तो देखो ये रिएक्शन किसके, ये जो इक्वेशन है किसका सिमिलर है, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन है। कैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो जाएगा, देखो आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस के टी, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, एम इज माइनस के, एक्स पे क्या है, t है, एम एक्स प्लस टी। अब क्योंकि स्लोप नेगेटिव है तो डाउनवर्ड, बट जो इक्वेशन है वो तो क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या आएगा हमारा, आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, एंड दिस इज टाइम। अब जब मैं इसका स्लोप निकालूंगा, किसी भी टाइम पे अगर स्लोप निकालता हूँ, ठीक है, मान लो T1 और T2 के बीच में, और यहाँ पर है RT, तो जब मैं स्लोप निकालूंगा तो क्या है, आर नॉट माइनस आर टी डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, यही होगा। और ये क्या होता है हमारा, ये हमारा K हो जाएगा। मतलब ये है कि जो स्लोप होता है, जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, माइनस क्या आएगा। अब हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। एक एग्जांपल देते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का, कि जब अमोनिया N2 प्लस H2 में, तो क्या हो जाएगा 2NH3। इसको बैलेंस कैसे करेंगे,
2 3, हाँ, तो 2NH3 इक्वल टू N2 प्लस 3H2। ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब ये क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ अमोनिया का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। सो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मतलब जो पावर्स होगी रेट लॉ में उनका सम क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, जैसे हम इस रिएक्शन से समझते हैं, C2H4 प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन हो रहा है C2H4 का, क्या बन रहा है, C2H6 बन रहा है। पहले आप देख लीजिए कैसे हो रहा है ये। तो C2H4 ये C2H4 हो गया। जब हाइड्रोजनेशन हुआ, ठीक है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक, क्या बन गया, ये C2H6 बन गया। ठीक है, सो ये हमारी रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन वाली। अब यहाँ पर देखो हम क्या समझेंगे कि रेट इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, जनरली हम जो सोचेंगे कि C2H रेट कांस्टेंट, C2H4 का कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन, ठीक है, ये लिखेंगे। बट यहाँ पर क्या होता है, जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होती है, मतलब यहाँ पावर 0 और यहाँ पावर 1। सो ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया, n इक्वल टू 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1। सो ये जो हमारी रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब हम इसके रेट एक्सप्रेशन की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की। अभी हमने इसके पहले जो जीरो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन किया था उसमें भी हमने इंटीग्रेशन का यूज़ किया था। तो जो हम एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं उनको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, सो हम फिर से बात करते हैं, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। हमें पता है रेट क्या होता है, K टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। पावर कितना होगा, 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं dr बाई dt, dr बाई dt इक्वल टू K टाइम्स ऑफ r, dt ट्रांसफ़र कर दूंगा। सो dr इक्वल टू, और r को मैं इधर ट्रांसफ़र करता हूँ। सो यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे ही मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ ये क्या हो जाएगा, KT, और 1/r का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/r का इंटीग्रेशन होता है ln r, नॉट log r। एक और बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि ln x इज इक्वल्स टू 2.303 log x। ये भी आपको आगे काम में भी आने वाला है और ये कई जगह में आता है। ln का मतलब होता है log x टू द बेस e। यहाँ जो log होता है इस पे बेस मतलब 10 होता है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, बट इसका मतलब क्या है कि इसका बेस e है, तो हमें यहाँ पे ये फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो ln r इक्वल टू KT हुआ। अब ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, R0 से R तक। ठीक है, मैंने लिमिट्स यहाँ T1 से T2 मैंने T लिख लिया है। अब R0 से R जा रहा है, मतलब मैं इसको क्या लिख दूंगा, ln, पहले पुट होगी हायर वैल्यू R माइनस ln R0 इक्वल टू KT। यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ, अब इसके ऊपर देखिए, एट टाइम t इक्वल टू 0, अगर मैं टाइम t 0 रखता हूँ तो इनिशियल कंसंट्रेशन, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, तो टाइम t इक्वल टू 0 r की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाइम t इक्वल टू 0 r की वैल्यू क्या हो जाएगी, R0 हो जाएगी ना। तो जब हम इसको कंप्लीट डिराइव करेंगे तो जो हमारा k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/t ln r अपॉन, ये r क्या है, r है टाइम t, जो हमने यहाँ पे r लिया है वो वही r है। ठीक है, सो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन t ln log ऑफ R0 अपॉन RT। ये हो गया हमारा
फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। यहाँ पर जो थोड़ी सी मैंने एक्सरसाइज स्किप किया है, क्या किया है, वैल्यूज पुट करना है, जैसे हमने पहले किया था ठीक वैसे ही करना है, आपको ट्राई करना है, ये एक्सप्रेशन बनेगा। नहीं बनता है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर बताऊंगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीट डन। एक चीज़ जो छूटा है वो है हमारा रेट कांस्टेंट की यूनिट्स, के की यूनिट्स क्या होती है, ठीक है। सो हम अब के की यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। इससे पहले पढ़ना चाहिए था हमें, बट कोई बात नहीं, पहले पढ़ो या बाद में पढ़ो, पढ़ना है, ठीक है। सो रेट लॉ पहले तो क्या होता है, के टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, यही होता है ना, के टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। सबसे पहले आपको कंसंट्रेशन का यूनिट्स पता होना चाहिए। तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, ठीक है। रेट क्या होता है, रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, दैट डी सी चेंज अपॉन डी टी इक्वल टू के टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अब इस कंसंट्रेशन को मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है। तो अब हम इसको यूनिट्स के टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, मोल, ये पावर यहाँ n लिखते हैं क्योंकि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमें भी पता नहीं है अभी, हम सबके लिए ड्राइव करेंगे। तो मैंने लिखा मोल पर लीटर पहला, dt को लिख लेता हूँ मैं सेकेंड, क्लियर। अब ये कंसंट्रेशन टर्म जब नीचे आया, अभी मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन है, इसमें आप n की वैल्यू पुट करते जाइए और आगे सॉल्व करते जाइए। फॉर एग्जांपल मैं इसको फिर से कंसंट्रेशन लिख देता हूँ एक बार, थोड़ा और इजी हो जाएगा, ठीक, कंसंट्रेशन। अब मैं अगर फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करूँ, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, n की वैल्यू 0, मतलब हमारा k क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन की यूनिट अपॉन टाइम की यूनिट। अब कंसंट्रेशन की यूनिट क्या हुआ, मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड। सो हमारी यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। दिस इज़ फॉर द जीरो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। हम अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर n इक्वल टू 1, जैसे n 1 हुआ कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कैंसिल हो गया, मतलब हमारा k क्या बचा, सिर्फ 1 बाय यूनिट ऑफ द सेकेंड। तो हमारा क्या हो गया, यूनिट सेकेंड इनवर्स हो गया। दिस इज जीरो एंड फर्स्ट। हमने इनकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन भी पढ़ा। अब जो सेकेंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की बात है, सिर्फ आपको उसका यूनिट्स ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मतलब n इक्वल टू 2, और यहाँ जब जैसे ही 2 आया तो क्या हो जाएगा ये, फॉर द, यहाँ पे देखिए 1 अपॉन सेकेंड का यूनिट, एक कंसंट्रेशन से एक कंसंट्रेशन कट जाएगा, बचेगा एक कंसंट्रेशन बचा, तो यूनिट क्या हो गया 1 अपॉन सेकेंड का यूनिट मोल और पर लीटर, ठीक है, ऊपर चले गया, ठीक है। सो हमारा क्या हो गया, मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स लीटर। ये क्या हो गया, हमारी रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकेंड ऑर्डर के लिए। अब एक बात ध्यान रखिए, जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो क्या होता है, आपको सिर्फ दे देगा रेट कांस्टेंट देगा और उसकी यूनिट दे देगा, आपको वहाँ पे पता करना है कि उसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, ठीक है। और वाइस वर्सा क्या हो सकता है कि वो आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन देगा, एग्जाम में पूछेगा आपसे क्या कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट, ठीक है। कई बार क्वेश्चंस में सिर्फ यूनिट दिया होता है ना, आपको जीरो ऑर्डर कुछ नहीं दिया होता है, तो आपको जहाँ फिर एक्सप्रेशन किस तरह से आप यूज़ करेंगे, तो आपको जो एक्सप्रेशन यूज़ करना है इंटीग्रल रेट इक्वेशन का, वो इस यूनिट्स को देख के ध्यान रखना है। तो इसलिए जो यूनिट्स होती है ये आपको अच्छे से याद रखना है। और हायर ऑर्डर के लिए अगर बात करें तो ये जो मैंने एक्सप्रेशन दिया है आपको n जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, तो जैसे हमने सेकेंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए यहाँ पर निकाला है, वैसे ही हम फर्स्ट थर्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए भी कर सकते हैं। तो आज इस केमिकल काइनेटिक्स में इस चैप्टर के लिए अभी इतना ही, बाकी हम फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।